नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे उन प्यारे प्यारे दोस्तों को जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। आप सब हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं हूँ, वरना मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं। आप सबका प्यार और सपोर्ट हमेशा मुझे ऐसे ही देते रहिए। मेरे कुछ प्यारे प्यारे दोस्तों के नाम हैं अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, प्रियांशी जी, पूनम सैनी जी। आप सबको दिल से मेरा धन्यवाद। और आप सबसे मैं आगे भी यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब अगर मेरे इन कहानियों से प्यार और सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है 4 दोस्तों की। 4 ऐसे दोस्त जो कि बचपन से हमेशा साथ रहे, पले बड़े, स्कूलिंग भी साथ में ही की और अब वक्त था इन सब के साथ में कॉलेज जाने का। ये सब गांव के रहने वाले थे, जिसकी वजह से ये सब अभी गांव में से निकल कर कहाँ कौन से कॉलेज में जाना है इसकी ढूंढ कर रहे थे। इन चारों दोस्तों में से एक दोस्त था जिसका नाम कुछ और था, लेकिन वो सब अपने इस दोस्त को प्यार से खब्बू बुलाया करते थे। वो उसे खब्बू इसलिए बुलाते थे क्योंकि खब्बू को खाने का बहुत बहुत ज़्यादा शौक था। खाने का शौक तो बहुत सारे लोगों को होता है और ये शौक कोई बुरा भी नहीं है, लेकिन खब्बू को खब्बू बुलाने के पीछे रीज़न ये था कि खब्बू ऐसी कोई भी जगह पर जाकर खाना बिल्कुल नहीं भूलता था जहाँ उसे बुलाया जाए। खब्बू तो यहाँ तक करता था कि वो बिना बुलाए भी अगर उसे कोई शादी, कोई पार्टी या ऐसा कोई त्यौहार दिख रहा है जहाँ पे खाना का आयोजन है, तब खब्बू वहाँ बिना बताए भी पहुँच जाया करता था। और ये तीनों दोस्त भी उसका साथ हमेशा पूरी तरह से दिया करते थे। और इसमें सबसे ज़्यादा मन से जो खाना खाता था और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खाना खाता था, वो होता था खब्बू। अब इन सब की इसी आदत की वजह से ये सब कई बार ऐसे किसी भी फंक्शन में जाकर WT मतलब विदाउट इनविटेशन कई बार खाना खा चुके थे। और खब्बू का साफ साफ कहना था कि भाई, जीने के लिए नहीं खाना चाहिए, खाने के लिए जीना चाहिए। जीना तो उसमें होता है। और उसके सारे दोस्त इसी बात पर उसका हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। अब खब्बू अपनी आदतों से मजबूर और अब बारी थी इन चारों के किसी नए कॉलेज में जाने की। ये बात बहुत पुरानी है, जिस वक्त गांव से दूर दूर कहीं कहीं कॉलेजेस खुले थे और उनमें से एक कॉलेज ये था जिसमें इन चारों दोस्तों ने एडमिशन लिया था। अब ये चारों दोस्त वहाँ पर पहुँच चुके थे। खब्बू के अलावा एक और मेन किरदार है जिसका मैं नाम आप सबको बता देती हूँ। बाकी के 2 नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि ज़्यादा नामों में हो सकता है कि मैं भी कंफ्यूज हो जाऊं, जो कि मैं नहीं चाहती। इसलिए जो एक और मेन किरदार है उसका नाम हम यहाँ पर रखते हैं संजय। संजय और खब्बू, उनके अलावा 2 दोस्त और। अब इन सब का एडमिशन उस कॉलेज में हो चुका था। वो कॉलेज भी एक ऐसी जगह पर बनाया गया था जो कि शहर से दूर खाली जंगलों के बीच में जगह लेकर बनाया गया था। पहले ज़्यादातर पढ़ाई की जगह को ऐसी ही जगहों पर बनाया जाता था
ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई में ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और वो शहर और बाकी की चमक दमक से दूर रहते हुए अपने पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकें। यहाँ पर आने पर उन्हें एडमिशन भी मिल गया और हॉस्टल में रहने के लिए रूम भी। खाने पीने और सारी चीज़ों का इंतज़ाम वहीं हॉस्टल में ही था। शुरुआती दिनों में बच्चों को कुछ न कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती ही है, जो कि उन्हें खुद जाकर शहर से खरीद कर अपने लिए लाना था। आज ये चारों दोस्त शहर इसी काम से आए हुए थे और अपना काम ख़त्म करते करते में मतलब अपने लिस्ट की सारी चीज़ें खरीदते खरीदते इन बच्चों को एक जगह ऐसी दिखी जहाँ किसी की शादी चल रही थी और वहाँ पर भी भीड़ वैसी ही थी जैसे कि आम शादियों में हुआ करती है। खब्बू ने सबसे पहले उस जगह को देख लिया और खब्बू खुशी से झूमते हुए कहा, भाई आज के पकवान का इंतज़ाम तो हो गया, चल जाते हैं खाने के लिए। और फिर वो सारे दोस्त खब्बू के साथ उसके पीछे पीछे उस जगह में पहुंच चुके थे। उन्होंने अपना हाथ में पकड़ा हुआ ढेर सारा सामान वहीं कहीं टेंट की आड़ में छुपा दिया था, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों के साथ अगर वो पार्टी में आते तो शायद लोग उन्हें देखकर उन पर शक कर सकते थे। इसका इंतज़ाम भी वो पूरी तरह से करके ही पार्टी के अंदर आए थे। उन सब ने खाना खाया, बड़े मज़े से खाया, क्योंकि खाना बहुत ही शानदार था। अब खाना खाते खाते ही खब्बू बोलने लगा, भाई लगता है इस जगह की पार्टियाँ और शादियों के खाने सब के सब ऐसे ही होते होंगे। इतना बेहतरीन खाना, मज़ा आ गया यार। अब तो जब भी मौका मिलेगा, भले ही इतनी दूर शहर क्यों ना आना पड़े, मैं तो आऊँगा और यहाँ की पार्टियों का पूरा मज़ा लूँगा। बाकी दोस्त भी उसके बात पर राज़ी ही थे, इसलिए किसी ने कोई भी इनकार करने वाली बात नहीं की। अब वो सब मज़े से पेट भर कर खाना खा चुके थे। अब वो अपना सामान लेकर अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ गए। वहाँ पर पहुँचने के बाद 2-3 दिन जैसे तैसे उन लोगों ने हॉस्टल का फीका खाना खाकर अपना काम चला लिया। लेकिन आज खब्बू खाने को देखकर काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि खाना आज ऐसा बना था जो कि खब्बू किसी भी हाल में खाना नहीं चाहता था। ये सब्जी वो सब्जी थी जो खब्बू को बिल्कुल नहीं पसंद थी। वैसे तो ऐसी गिनी चुनी चीज़ें ही होंगी जो कि खब्बू खाने से इनकार करता था, लेकिन हॉस्टल का इतना फीका बेस्वाद खाना अब उसके ज़बान में शायद अच्छे खाना खाने की खुजली सी मच चुकी थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, भाई यार ये खाना देख, इसको देख करके तो ऐसा लग रहा है अगर आज ये खाना खाना पड़ा तो लगता है मैं कल का सूरज तो बिल्कुल नहीं देख पाऊँगा। मैं ये खाना नहीं खा रहा, मैं तो जा रहा हूँ शहर वैसे ही कोई पार्टी ढूंढने। अगर कुछ मिला तो अच्छा खा कर आऊँगा, वरना फिर कुछ तो बाहर से ही खा कर आऊँगा। ये खाना तो मैं किसी भी हालत में नहीं खाने वाला। बाकी के तीनों दोस्त भी खब्बू के बात पर राज़ी हो गए और सब बाहर के मेन गेट की तरफ जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए पहुँचे। तब तक संजय ने देखा वहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था। उसने सबको धीरे से पीछे जाने का इशारा किया। सब उसका इशारा मिलते ही अलर्ट होकर धीरे धीरे पीछे हो गए। अब संजय ने सबको अपडेट दिया, भाई यार देख, टाइम भी बहुत हो गया है और लेट भी बहुत हो गया है। हम लोग को इतनी रात को शहर जाना चाहिए या नहीं? अब तो सिक्योरिटी वाला भी गेट पर है और हम आएंगे तब भी वो रहेगा ही। तो अब पहले की तरह नहीं है कि कोई भी गेट पर नहीं है तो जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन खब्बू ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए तुरंत जवाब दिया, अरे यार मैं ये खाना नहीं खा सकता, तुम लोग को खाना है तो खाओ। कितनी वाहियात सब्जी है, कौन खाएगा ये खाना? मेरे तो गले से नीचे नहीं उतरने वाला।
और तू क्या चाहता है, ये खाना खाकर तेरा भाई कल का सूरज देखे ही नहीं? इस पर संजय ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी नौटंकी बस कर, हो गया, मैं समझ गया। ठीक है, हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, लेकिन अब क्योंकि ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग को पीछे की दीवार फांद कर जंगल के रास्ते से होते हुए शहर जाना पड़ेगा। तीनों में से किसी को भी इसका कोई आइडिया नहीं था कि जंगल से होते हुए कोई रास्ता शहर की तरफ जाता भी है या नहीं। अब इस बात पर सब तैयार हो गए, लेकिन संजय ने एक बात कही, भाई देख, मुझे भी नहीं पता उधर से कौन सा रास्ता शहर जाता है, तो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, तो इसमें हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए। इस वजह से मैं तुम लोगों से यही कहूँगा कि पहले खाना थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन हम लोग खा लेते हैं, ताकि अगर टाइम भी लगे तो हम लोग की हालत ख़राब ना हो भूख से। हम लोग वहाँ पहुँचे और फिर जितना भी टाइम लगे हम लोग ढूंढ कर आराम से पार्टी का खाना खा सके। खब्बू वो तो बिल्कुल नहीं खाना चाहता था, लेकिन उसे भी संजय की बात सही लगी। तब वो लोग सब थोड़ा थोड़ा खाना उन्होंने कैंटीन में जैसे तैसे अपने गले के नीचे उतार लिया, और अब वहाँ से वो सब पीछे की दीवार को फांद कर, मतलब कूद कर जंगल में उतर गए। जंगल काफी घना था और उन्हें इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सब ने संजय से पूछा, भाई तू हमें यहाँ ले तो आया है, अब बता हमें जाना किस तरफ है? संजय ने थोड़ी देर तक शांत रहते हुए चारों तरफ नजरें दौड़ाई। फिर संजय ने कहा, हमें दाईं तरफ जाना है, और सब उसी दिशा में आगे चल दिए। वो सब आगे जाते जाते काफी अंदर जंगल के अब आ चुके थे। वहाँ अब एक जगह उनके सामने एक ऐसी मुश्किल आ गई जिसके बारे में उन लोगों को अंदाजा नहीं था। उन लोगों ने सामने देखा तो वहाँ एक छोटा सा नाला, मतलब ऐसा जिसे आप कूद कर पार करके उस तरफ तो नहीं जा सकते थे, इतना बड़ा नाला वहाँ पर मिल गया, जिसमें पानी काफ़ी रफ्तार से बह रहा था। उसे देखकर सारे दोस्तों ने अब संजय से फिर से पूछा, भाई यहाँ तो ये नाला है, अब उस तरफ कैसे जाएंगे, अब किधर जाना है? संजय ने वापस से दाईं तरफ हाथ का इशारा किया और कहा, हम अभी भी दाईं तरफ ही जाएंगे। और वो सब दाईं तरफ मुड़कर कुछ ही कदम चले होंगे कि अचानक खब्बू की नाक हवा में कुछ सूंघने की कोशिश करने लगी। अरे भाई, तुम लोग को कुछ खुशबू आ रही है, मुझे बहुत अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। तब तक संजय ने तुरंत ही खब्बू का चेहरा पकड़कर सीधा किया। उसने कहा, भाई ये देख, यहीं से तुझे खाने की खुशबू आ रही है। वहाँ जंगल के बीचों बीच पूरी तरह से बदला हुआ माहौल था। वहाँ टेंट लगा हुआ था, लोगों का जमावड़ा था, सब औरतें आदमी इस तरीके से बन ठन कर सज संवर कर वहाँ पर थे, मानो जैसे उन लोगों ने यहाँ पर बारात में आने के लिए ऐसे कपड़े पहने हों। लेकिन अभी वहाँ पर कोई भी बारात नजर नहीं आ रही थी। अब जबकि वो सब वहाँ तक पहुँच चुके थे, खब्बू खाने की खुशबू पहले ही सूंघ चुका था। खब्बू एकदम बेचैनी और बेसब्री से वहाँ तुरंत पहुँच जाना चाहता था। वो वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर ही रहा था कि तब तक संजय ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। उसने कहा, भाई ये मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, तू देख ना, यहाँ बीच जंगल में कौन शादी करने के लिए आता है, और यहाँ सारे लोगों को देखकर ऐसा ही लग रहा है मानो जैसे ये सब लोग शादी में ही शरीक होने के लिए आए हैं। अब मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, लेकिन खब्बू अपनी आदत से मजबूर और इतने टेस्टी खाने की सुगंध आने के बाद अब क्या खब्बू रुकने वाला था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। खब्बू तुरंत ही वहाँ से जाने के लिए बेचैन होने लगा। उसने कहा, अरे भाई
सामने पार्टी है, खाना बन चुका है, हम लोग भी आ चुके हैं। अब किस चीज़ का इंतज़ार है? और शादी किसी को कहाँ करवानी है, ये डिसाइड करने वाले तुम या मैं कौन होते हैं? उनकी मर्जी, उनका टेंट, उनकी जगह, वो करवा रहे होंगे शादी यहाँ पर। तुझे क्या करना है? हम यहाँ सिर्फ खाना खाने आए हैं, बारातियों का स्वागत करने नहीं कि तुझे इतनी परेशानी हो रही है इस जगह से। चल चुपचाप। और भी काफ़ी सारी बातें और बहस के बाद खब्बू ने आखिरकार सबको राज़ी कर ही लिया। अब वो सब टेंट के पीछे घूमकर अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर बिना बुलाए आने पर अगर किसी ने पहचान लिया या टोक दिया, इससे बेहतर हम पीछे के ही रास्ते से अंदर जाएं। और वो ऐसा कर ही रहे थे कि तभी एक बुजुर्ग इंसान उनके सामने आए, जो कि पूरी तरह से नए नवेले साफ सुथरे कपड़े में थे, जिनके सर पर साफा बांधा हुआ था, मतलब पगड़ी। अब उन्होंने इन चारों को देखा और देखते ही कहने लगे, अरे अरे बेटा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो चलो अंदर चलो, खाना शुरू होने वाला है, चलो। अब ये देखते ही चारों के तो होश उड़ गए कि ये आखिरकार कौन है जो हमें खुद इस शादी में ऐसे इनवाइट कर रहा है, और हम तो इसे जानते भी नहीं हैं, फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? तब खब्बू और संजय दोनों ने आपस में यही बात की। खब्बू ने तुरंत संजय को समझाते हुए कहा, अरे यार, अपने को क्या करना है, हम खाना खाने आए थे, तो उस पर ध्यान देना। और वैसे भी इनको लग रहा होगा कि हमारी शक्ल दूल्हे के दोस्तों से मिल रही है, इसलिए लेके जा रहे हैं, तो चुपचाप चलना। और फिर वो सब तुरंत उस टेंट में पहुंच गए जहां वो सारा शानदार लजीज खुशबू वाला खाना रखा हुआ था। वहां पहुंचते ही सबके बैठने का इंतज़ाम किया गया। स्वागत भी काफ़ी भव्य तरीके से किया गया। गुलाब की पंखुड़ियाँ, गुलाब के इत्र सब उनके ऊपर छिड़के गए। अब उन्हें खाना खिलाने की जगह पर लाकर प्लेट्स परोसना शुरू कर दिया। सब बारी बारी खाना लेकर आ रहे थे, और इतनी सारी चीज़ें देखकर खब्बू ने सबसे पहले ये जानना चाहा कि खाने में क्या क्या है, तो वो शुरुआत कैसे करेगा और एंड कैसे करेगा। उन लोगों ने खाने की इतनी डिशेस गिना दी जितनी डिशेस एक साथ एक शादी में बनना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो। ऐसी कोई भी डिश नहीं थी जो कि उस शादी में ना परोसी जा रही हो। अब खब्बू तो जैसे पागल हो गया। वो तो ये बोलने लगा, अब मैं सारा खाना बिना खाए यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। ला भाई ला, तू लाते जा। खब्बू ने तुरंत हाथ का इशारा किया और खाना तुरंत प्लेट में परोसना शुरू कर दिया गया। ये बात संजय नोटिस कर रहा था कि वहाँ उन चारों के अलावा खाना खाने और कोई नहीं बैठा है। अब ये बात जब उसने खब्बू से धीरे से बोलनी चाहिए, तब खब्बू ने कहा, अरे भाई, मुझे तो तेरा समझ में नहीं आता है, तुझे हर चीज़ से परेशानी है। खाना अच्छा है तो परेशानी, ये हमें अंदर ले आए तो परेशानी, अब यहाँ हमारे साथ कोई और नहीं खा रहा है तो परेशानी। मैंने तुझे बाहर ही बताया था ना, इनको लगा होगा हम बाराती वाले दूल्हे के दोस्त पहले ही आ गए हैं, इसलिए हमें अकेले बिठाकर स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए खिला रहे हैं। तुझे इसमें कोई तकलीफ़ है क्या? तू खा ना, तू खा, चुपचाप खा। और इतना कहकर खब्बू खाने पर टूट पड़ा। संजय और बाकी के दो दोस्त अभी सिर्फ देख ही रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा शक हो रहा था कि कहीं खाने में कुछ गड़बड़ तो नहीं, कुछ मिलाया गया तो नहीं है, जिसके वजह से और कोई भी खाना नहीं खा रहा है। अब जबकि खब्बू खाना खा रहा था, और खब्बू इतना सारा खाना खाने के बाद भी सही सलामत था, तब दोस्तों ने भी ये तो भांप लिया कि खाने में कोई मिलावट तो नहीं है। तब उन सब ने भी खाना शुरू किया। अब वो सब खाना खा चुके थे। संजय थोड़ा खाना खा चुका था,
क्योंकि उसका ध्यान बाकी लोगों पर ज़्यादा था। अब संजय ने जो देखा, उसके बाद संजय ने तुरंत ही अपने दोस्तों को इशारे से वहाँ से उठकर भागने को कहा। ये बात किसी के भी समझ से परे थी और संजय ने धीरे से कहा, देख, ये सारे लोग हमें कैसे देख रहे हैं, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। तुम लोग खाना ख़त्म करो या छोड़ो और चलो यहाँ से, हम सब भागते हैं। ये बात सुनते ही खब्बू ने फिर से सर उठा के एक बार सबकी तरफ देखा। उसने देखा वहाँ सारे लोग इकट्ठा होकर उन्हें ही खाते हुए देख रहे थे। ये बात खब्बू को भी थोड़ी सी अजीब तो लगी, लेकिन खब्बू ने तुरंत ही उस चाचा जी से बात करते हुए उन्हें समझाते हुए कहा, जो उन लोगों को यहाँ अंदर लेकर आए थे। तुरंत उसने कहा, क्यों चाचा, आपको खाना नहीं खाना क्या? आइए बैठिए, हमारे साथ खाइए। और इतना कहकर खब्बू वापस से अपना खाना खाने लगा। अब ये सुनते ही तुरंत वो चचा ने खब्बू को जवाब दिया, नहीं नहीं बेटा, तुम लोग खाओ, अच्छे से खाओ, जो खाना है, जो चाहिए, जो भी तुम्हारी इच्छा है, सब बोलो, तुम्हें सब मिलेगा। लेकिन हम लोग का खाना तो अभी तैयार हो रहा है। और ये बात सुनकर खब्बू ने इग्नोर किया और वो अपना खाना कंटिन्यू रखे हुए था। तब तक संजय ने उन्हीं चाचा से सवाल किया, आपका क्या मतलब, आपका खाना तैयार हो रहा है? इतना सारा खाना, इसमें से कोई आपका खाना नहीं है? आप वेज भी खा सकते हो, नॉन वेज भी खा सकते हो। उस पर चाचा ने थोड़ा सा अजीब तरीके से संजय को जवाब दिया। उसने थोड़ी भारी आवाज में संजय से कहा, हमारा खाना तो तुम लोग हो ना, तुम लोग पहले खा लोगे, तभी तो हम सब तुम्हें खाएंगे। और ये कहते ही सब भारी आवाज में हंस रहे थे। इस बात का खब्बू पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन संजय अब इस बात से डर चुका था। वो पूरी तरह से घबरा रहा था। दो दोस्तों ने भी खाना खाना अब बंद कर दिया था, लेकिन संजय अभी भी बहुत सतर्कता के साथ चारों तरफ नज़र दौड़ा दौड़ा कर सारे लोगों को बार बार देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे संजय कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर में तुरंत ही उसने अपने खब्बू के अलावा बाकी दोनों दोस्तों को इशारे से एक तरफ देखने को कहा और ये भी कहा कि चाहे जो हो जाए, चीखना मत। उन दोनों ने उस तरफ जब अपनी नज़रें घुमाई, तब उन दोनों के मुंह से भी ठीक उसी तरह से चीख निकलने वाली थी जैसे थोड़ी देर पहले तक संजय चीखने वाला था। लेकिन संजय ने खुद पर जैसे तैसे कंट्रोल करके रखा था। जिस तरफ संजय ने इन दोनों दोस्तों को देखने के लिए कहा था, उस तरफ जो लोग, जो औरतें खड़ी थीं, जो अभी थोड़ी देर पहले तक सोने चांदी से लदी हुई सुंदर कपड़ों में थीं, अब वो ऐसी दिख रही थीं मानो जैसे उनके शरीर पर मांस आधा है ही नहीं। जगह जगह से मांस नोचा गया था। खून अजीब तरीके से जमा हुआ दिख रहा था। कहीं किसी के आधे मुंह के सड़े हुए दांत दिखाई दे रहे थे, कभी कहीं किसी के चेहरे और गाल के मांस निकले हुए थे, किसी की आधी नाक थी ही नहीं। उन सबको देखकर ये बात साफ साफ समझ में आ रही थी कि ये लोग जिंदा इंसान तो नहीं हैं। अब जबकि सारे दोस्त ये बात समझ चुके थे, तुरंत ही उन्होंने खब्बू को इशारा किया। खब्बू ने भी उस तरफ देखा, लेकिन उसने खुद को बड़े आराम से संभाल लिया और अभी भी वो खाने पर ही टूटा हुआ था। ये देखकर संजय ने तुरंत कहा, अरे अजीब टाइप का इंसान है यार तू, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ हम लोग मुर्दों के बीच में फंसे हुए हैं और तू
खाना ठूंसने में लगा हुआ है, चल भागते हैं यहाँ से। इस पर खब्बू ने धीरे से अपनी थाली में से अपना सर उठाते हुए संजय को जवाब दिया, तू एक बात बता, हम यहाँ आ चुके हैं, हम खाना भी खा चुके हैं। अगर इन लोगों ने कुछ हमें इसमें मिला कर खिलाया होगा तो वो अपने आप थोड़ी देर में हमारे ऊपर असर भी करने लगेगा। तो अब इस बात का क्या फ़ायदा, जो खाना है बचा हुआ वो तो ख़त्म करूं और फिर चलते हैं यहाँ से। मैं समझ गया हूँ कांड हो चुका है, बहुत बड़ा कांड हो चुका है, लेकिन अब इस कांड को हम लोग ठीक नहीं कर सकते। तो जो बची हुई मिठाइयाँ हैं कम से कम वो तो ख़त्म करने दे यार। और इतना कहकर खब्बू ने अपना बचा हुआ खाना ख़त्म किया। उसके बाद मिठाइयों की जो 6-7 कटोरियाँ उसने पहले से लेकर रखी हुई थीं, बड़े आराम से कुछ को हाथों से और कुछ को चम्मच से उसने खाकर वो कटोरियाँ भी साफ कर दी। उसके बाद दोबारा उसी चाचा की तरफ देखते हुए उसने हुक्म सा देते हुए ऑर्डर किया, चाचा थोड़ा रबड़ी मंगवा के रखिए तो 2 प्लेट, मैं थोड़ा हाथ धोकर आता हूँ। और इतना कहकर वो सब धीरे से उठे और उठकर हाथ धोने वाली जगह पर पहुँचने लगे। वो सब देख रहे थे कि जैसे जैसे वो उठकर आगे बढ़ने लगे वैसे वैसे ही वो लोग उसके तुरंत पीछे पीछे आ रहे थे। अब जबकि ये सारे लोग उनका पीछा कर रहे थे, ये चारों दोस्त बस इसी फिराक में थे कि किसी भी तरह से वो लोग थोड़ा दूरी बना लें, उसके बाद वो भागना शुरू कर देंगे। देखते ही देखते हाथ धोने वाली जगह पर पहुंचते पहुंचते में तेज तेज कदमों से चलने की वजह से उन चारों ने उन सारे लोगों से लगभग 10 से 12 कदम की दूरी बना ली। और अब जबकि सबने पीछे मुड़कर देखा, दूरी काफ़ी ठीक ठाक थी। अब उन सब ने एक साथ चारों का हाथ पकड़ा और कहा, चाहे जो हो जाए एक दूसरे का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है और यहाँ से भी अभी हमें दाईं तरफ ही भागना है। हमें यहाँ से हर हाल में चाहे जो हो जाए बिना रुके भागते रहना है, तब तक जब तक कि हम शहर या कुछ सच के इंसानों के बीच में ना पहुँच जाएं। अब ये बात तय करने के बाद चारों ने फिर से एक बार धीरे धीरे अपने सर को पीछे घुमाकर देखा। दूरी ठीक ठाक थी। उन चारों ने एक साथ भागना शुरू किया। अब वो चारों लगातार अपने अपने मन में अपने अपने भगवान का नाम लेते जा रहे थे और पीछे से इन सब ने जोर जोर से गुर्राना, चिल्लाना और भयानक आवाज़ें निकालकर उन सबको डराना शुरू कर दिया। वो लोग भयानक आवाज़ों में ये कह रहे थे, तुम लोगों ने तुम्हारा खाना खा लिया, हमें हमारा खाना खाने दो, तुम लोग भाग नहीं सकते। और इतना कह रहे थे, गुर्रा रहे थे और वो तेजी से उन चारों का पीछा कर रहे थे। वो सब भाग रहे थे, थक चुके थे। वैसे भी इंसान और प्रेत की ऐसी दौड़ में कौन जीत सकता है, ये बात आप सब भी समझ सकते हैं। वो सब वैसे भी पेट भरकर खाना खा चुके थे, सबका पेट बहुत भारी था। वो सब भाग रहे थे और पसीने से तरबतर हो चुके थे। उनकी हालत ऐसी थी जैसे एक कदम भी वो और नहीं आगे बढ़ सकते। अब इसके बाद वो सब भागते भागते एक जगह उन्हें ऐसी दिखाई दी जहां वो छुपकर थोड़ी देर बैठकर सांस ले सकते थे। और ये देखकर वो जगह का भी मुआयना कर रहे थे कि क्या अभी भी हमें दक्षिण की दिशा की ही तरफ जाना चाहिए या फिर हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। वो सब अपनी अपनी नज़रें हर तरफ दौड़ा रहे थे। तभी अचानक संजय को दाईं तरफ ही कुछ लाइट्स नज़र आईं। उसने तुरंत कहा, देखो मुझे उस तरफ कुछ लाइट्स नज़र आ रही है, शायद वो हमारा कॉलेज है या फिर किसी का घर, लेकिन अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो हम ज़रूर बच जाएंगे। तो अब हम सबको बिना थके बिना रुके वापस से वैसे ही दौड़ना है। और इधर वो सब उसे ढूंढ रहे थे।
मतलब वो सारे नर पिशाच या फिर जिंदा मुर्दे उन चारों को ढूंढ रहे थे। जोर जोर से भयानक भयानक आवाज़ें निकाल कर उन्होंने पूरे जंगल का माहौल ही बदल दिया था। ये आवाज़ें ये चारों साफ साफ सुन पा रहे थे। अब उन सबको यहाँ से निकलकर दाईं तरफ ही दौड़ना था। और तब तक एक दोस्त ने कहा, देख मेरी हालत ना मुझे ठीक नहीं लग रही है। मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना आगे तक भाग पाऊँगा। इसलिए मैं पहले देखता हूँ कि उन सब की दूरी कितनी है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे थोड़ा और आगे दबे पैरों से चलकर जाएंगे और उसके बाद हम दौड़ना शुरू करेंगे। सबको उसकी बात ठीक लग रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी हालत खराब हो चुकी थी। अब ये सब जब वहाँ से देख रहे थे, वो लोग सच में थोड़ी दूर पर थे। अब इन लोगों ने वैसा ही किया जैसा कि उस चौथे दोस्त ने बताया था। ये लोग कुछ कदम बिना आवाज़ किए दबे कदमों से आगे बढ़े। उसके बाद इन्होंने जैसे ही दौड़ लगाई, वो सब फिर से एक बार झुंड में इन सब का पीछा करने लगे। और तभी अचानक जब संजय ने पलट कर देखा तो उसने देखा जो चौथा दोस्त जो बता रहा था कि उसकी हालत ठीक नहीं है, वो ज़मीन पर गिर गया है। और उसने मतलब संजय ने पलटकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक संजय ने देखा कि वो वहाँ पर गिरा है जहाँ पर वो सारे नर पिशाच, शैतान या जो भी वो जिंदा मुर्दे थे वो वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और इधर से संजय और उसके बाकी के दोस्तों ने उसे हाथ पकड़कर खींचना शुरू किया और उधर से वो लोग उसके पैर को पकड़कर उसे खींच रहे थे। तब तक उनमें से एक ने उसके पैरों को चबा चबा कर खाना वहीं पर शुरू कर दिया। अब वो समझ चुके थे कि अब उसका वो दोस्त तो नहीं बच सकता। ये सब वापस से उसी दिशा में एक साथ भागने लगे। इनमें से एक और दोस्त जो था, उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो भी वहीं ज़मीन पर गिरा और अचानक उसके भी चीखने की आवाज़ें पूरे जंगल में सुनाई देने लगी। अब संजय और खब्बू दोनों समझ चुके थे कि उनके ये दोनों दोस्तों को अब वो नहीं बचा सकते। वो दोनों लगातार बेतहाशा अभी भी उसी दिशा में दौड़ते चले जा रहे थे और अब वो जगह आ चुकी थी जहाँ पर उन्हें आना था, या यूं कहूँ कि जहाँ पर उन्हें दूर से वो रोशनी दिखाई दे रही थी और उन्हें लग रहा था कि वो इस जगह पर आकर बच जाएंगे। वो जब वहाँ पर आए तब उन्होंने जब उस जगह को नज़रें उठाकर देखा तो वो कोई कॉलेज नहीं था, वो था बजरंग बली का एक मंदिर। उसी मंदिर की सीढ़ियों पर ये दोनों आकर गिरकर रो रहे थे कि इन्होंने अपने दोस्तों की मदद नहीं की और उन दोस्तों को इन्होंने खो दिया। खब्बू बार बार खुद पर इल्ज़ाम दे रहा था कि मेरे ऐसे भुक्खड़ होने की आदत की वजह से आज मैंने मेरे दोस्तों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। संजय उसे दिलासा दे रहा था और वो सारे लोग अब इनका पीछा करते हुए उस मंदिर से लगभग 100 कदम या 150 कदम की दूरी पर आकर एक घेरा सा बनाकर खड़े हो चुके थे, लेकिन वो उसके आगे नहीं बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो बजरंग बली के औरा ने उन सबको उस सीमा रेखा में बांध रखा था। वो बार बार इन सबको डराने और धमकाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये लालच भी दिया कि तुम्हारे दोस्त अभी भी जिंदा हैं, अगर तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दोगे तो हम तुम्हारे उन दोनों दोस्तों की ज़िंदगी बख्श देंगे। लेकिन संजय और खब्बू अब ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि वो ये सिर्फ़ और सिर्फ उन दोनों को अपने पास बुलाने के लिए एक छल रच रहे हैं, जिसमें इन्हें किसी भी हालत में फंसना नहीं है। और वो दोनों पूरी रात ऐसे ही उन सीढ़ियों पर बैठकर रोते रहे और
वो बार बार कभी इनके दोस्तों की आवाज़ों में इन्हें पुकारा करते और कभी धमकी देकर डराकर इन्हें बुलाने की कोशिश करते। लेकिन रात कितनी भी लंबी हो, सुबह ज़रूर आती है। ऐसे ही उस दिन भी सुबह हुई और सुबह होते ही वो सारी आवाज़ें, वो पूरा भयानक जंगल रात में एक अजीब खतरनाक आवाज़ों से गूंज रहा था। वो पूरी तरह से शांत हो चुका था। अब ये दोनों जैसे तैसे अपने कॉलेज तक पहुंच चुके थे और इन्होंने कॉलेज के सीनियर लोगों को, मतलब टीचर्स, वार्डन, सबको सारी बातें बताई। और अब ये बात पुलिस तक भी गई। पुलिस भी आई और उन्होंने इनके दोस्तों की लाशें उस जंगल से, इनके बताए हुए जगहों से ही बरामद की। उनकी हालत भी ऐसी थी जैसे कि वो सब लोग रात के एक पहर के बाद दिखने लगे थे, जिनके शरीर पर कहीं कहीं मांस का टुकड़ा था, कहीं हड्डी और कहीं मांस का लोथड़ा लटका हुआ था। खून जो कि सूख कर जगह जगह पर जम चुका था। आधे शरीर की हड्डियां दिखती थीं कहीं कहीं से और आधे शरीर की हड्डियां उन मांस के लोथड़ों और जमे हुए खून के थक्कों से ढकी हुई थी। अब अपने दोस्तों की ऐसी हालत देखकर वो दोनों पागलों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन ये बात तो उन्हें पता ही थी। अब सामने से वो ऐसे दोस्तों को इस हालत में देखकर शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और वो अब खुद को बार बार जिम्मेदार ठहरा रहे थे। पुलिस वालों ने जब उनसे सवाल जवाब किया, उन्होंने सारे सवालों का जवाब बिल्कुल वैसे ही दिया जैसे कि रात में एक एक चीज़ घटी थी। लेकिन बहुत सारी खोजबीन हुई, जांच पड़ताल की गई, किसी भी बात का कोई भी प्रूफ नहीं मिला और इस बात से ये दोनों दोस्त एक लंबे समय तक पुलिस के शक के दायरे में थे। लेकिन आखिरकार पुलिस को इनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला, जिसके वजह से अब एक लंबे समय बाद ये दोनों पुलिस के इन सवाल जवाब के मामलों से छूट चुके हैं और उसके बाद ये रिलैक्स करने के लिए अपने अपने घर पर गए। इन्होंने घर वालों को भी सारी बातें वैसी की वैसी बताई जैसी की जैसी घटी थी, लेकिन घर वालों ने भी इन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी भयानक इनके साथ हुई और ये दोनों बच गए, ये मानना किसी के लिए भी नामुमकिन था। और भी जिनके मन में जो जो ख्याल चले हों, लेकिन इनके बातों पर भरोसा करने वाला कोई नहीं था। आखिरकार इन दोनों ने ही इन बातों की तह तक जाने का तय किया और घर पर रहकर थोड़ा खुद को ठीक करके ये सब वापस आए और इन्होंने इस जंगल के आसपास जो भी लोग रहते थे या जो भी बुजुर्ग लोग थे, उनसे काफ़ी गहराई से पूछताछ की, जिसके बाद इनके सामने एक कहानी आई जो वहाँ की लोक कथाओं जैसी थी। और ये बात उन्हें एक बुज़ुर्ग आदमी से ही पता चली। उन बुज़ुर्ग इंसान ने इन दोनों बच्चों को ये बताया कि आज से 500 साल पहले, काफ़ी पहले, वहाँ जंगल में एक आदिवासी कबीला रहा करता था जो कि इंसानों को मारकर ही खाया करता था। लेकिन उस समय भी इंसानों को मारना सही नहीं माना जाता था, जिसके वजह से आसपास यहाँ बहुत सारे गांव हुआ करते थे। सारे गांव वालों ने मिलकर एक मीटिंग की और उसमें ये तय किया गया कि इन आदिवासी कबीलों को हम मारेंगे नहीं, लेकिन सबको हम एक साथ जहर दे देंगे या फिर जिंदा जला देंगे। और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने ही इन कबीले वालों की ऐसी हालत की। कुछ लोगों का ये कहना है कि जंगल में आग लगाकर उन जंगली कबीलों को मार दिया गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि उन गांव में जो महारथी शूरवीर लोग थे, जो कि उस गांव के रक्षक थे,
उन लोगों ने मिलकर इन कबीले वालों का नरसंहार किया और एक एक को चुन चुन कर मार डाला और उन सबको यहीं ज़मीन के नीचे दफना दिया गया। इसमें से कौन सा तरीका सही था ये तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि आज भी वो जंगली कबीला यहाँ इसी जंगल में मौजूद है, लेकिन प्रेत आत्माओं के रूप में। वो भी साल के सिर्फ एक खास दिन पर ही ये कबीला किसी को भी नज़र आता है या नुकसान पहुंचा पाता है, क्योंकि उन्हें मारने के बाद उन्हें इस तरीके से बाधित किया गया था कि वो बाकी किसी दिन पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो उस एक खास दिन पर ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि पहले भी जब वो जिंदा थे तब वो इसी खास दिन पर अपने देवता को इंसान की बलि चढ़ाकर और बचा हुआ शरीर खुद भोग के रूप में ग्रहण करते थे। अब ये सारी बातें जानने के बाद उन दोनों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि वो शायद उसी कबीले के चपेट में आ गए थे, लेकिन उनकी इस बात की सच्चाई को मानने वाला उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। वो दोनों आज भी इसी सच और इसी गिल्ट के साथ जिंदा हैं कि अगर उन्होंने शायद वहाँ जाने का फ़ैसला ना किया होता तो वो दोनों दोस्त आज भी उनके साथ होते। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी, ऐसा कोई सच्चा अनुभव है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर आप हमें आपका वो सच भेज सकते हैं, जिसे मैं पूरी तरह से सच मानकर अपने बाकी के दोस्तों के साथ बांटूंगी, अपनी आवाज़ में और अपने तरीके से, जिसे मेरे सारे दोस्त बहुत पसंद करते हैं। तो आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद और आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी खुद जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।